आप सभी लोग का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग शायद पिछले कई क्लासों में आप लोग ने शायद हम लोग ने पढ़ा था, बाकी चैप्टर्स जो क्लॉक पढ़ चुके हैं, कोड इन डिकोडिंग पढ़ लिया है, डाइस पढ़ लिया है। तो अब अगला टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ऐसा टॉपिक जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन सारे वनडे एग्जाम की अगर बात करें तो सब में कम से कम मिनिमम की अगर बात करें, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलने ही मिलने, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। अब 2 से 3 क्वेश्चन अगर मिलने तो क्वेश्चन होंगे कैसे, कैसे यहां क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को सिर्फ ये काम करना है कि यहां पे जो चैप्टर का नाम या जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसे हम लोग यहां बोलते हैं क्या, पहले बताओ, एनालॉजी। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। एनालॉजी को अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसके कई नाम होते हैं जो आप नाम जानते भी हैं और उसका अर्थ भी आपको पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। जैसे हम लोग यहां बात करें एनालॉजी को, अगर हम लोग इसकी मीनिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं सदृश्यता, या इसी का एक नाम और भी होता है जिसे बोलते हैं समानता, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सिमिलरिटी। सदृश्यता, समानता या इक्वलिटी। होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसमें 3 फॉर्मेट होते हैं। कितने फॉर्मेट? 3। और उन्हीं 3 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग को बताने होते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मेट से आपके सारे क्वेश्चन मिले। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन जो आएगा उन तीनों फॉर्मेट में से ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब 3 फॉर्मेट जो होंगे उनमें सबसे पहला फॉर्मेट जो आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड और फिर तीसरा जो होगा वो थर्ड। इन 3 फॉर्मेट में से जो भी फॉर्मेट आपको मिल जाए, हो सकता है तीनों एक ही फॉर्मेट से आ जाए, मतलब एक ही क्वेश्चन जो होगा, तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो एक ही फॉर्मेट में मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी मिलेगा तीनों फॉर्मेट में से या 3 में से किसी 2 फॉर्मेट में से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है नंबर बेसिस पे। नंबर मतलब हो गया कि जितने भी डिजिट होती हैं उन डिजिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब डिजिट की अगर बात करें तो डिजिट कहां से कहां तक, अगर बात करते हैं 0 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट होती हैं उन्हीं से सारे नंबर मिलते हैं, है ना। तो 0 से लेके 9 तक की जितने भी आपके डिजिट होंगी उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा तो दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेटर बेसिस पे। क्या बोलते हैं पहले बताओ? लेटर बेसिस पे, यानी कि जितने भी ए से लेके जेड तक लेटर होते हैं उन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लेटर बेसिस पे होगा, पहला क्वेश्चन आपका था नंबर बेसिस पे। लेकिन तीसरा जो अंतिम होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो होते हैं आपके सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मतलब हो गया जो आपका सामाजिक जीवन होता है, जो आप आसपास का जो वातावरण होता है, जो एनवायरमेंट होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां पे इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहां पे सबसे पहले सोशल लाइफ के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और सोशल लाइफ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर बेसिस पे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे लेटर बेसिस पे। यानी कहने मतलब हो गया तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन हम लोग यहां पे लगाएंगे, है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या है, सोशल लाइफ ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, लेटर। लेकिन पहले इनके आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, इसमें क्वेश्चन करना कैसे होता है। जैसे हम आपको बताएं एक एग्जाम्पल से, क्या, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक लेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये लिखा है ए, और यहां पे कुछ ऐसा सिंबल आपके सामने बना होगा, ये होगा बी, और यहां पे एक ऐसा सिंबल बना होगा जिसे हम बोलते हैं यहां पे सी, और यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा ये। तो होता क्या है, इसको मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो नाम होगा वो रेशियो प्रोपोर्शन बोल देते हैं, यानी कि अगर देखा जाए अनुपात और समानुपात का नाम लेते हैं। लेकिन जो लॉजिक अनुपात और समानुपात में लगता है वो लॉजिक यहां पे हमको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो होता है मैथ्स और यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रीजनिंग। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड होते हैं, और उन्हीं तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉजिक कितने लगते हैं? केवल और केवल 3, और उन्हीं 3 से सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग निकालेंगे। जैसे हम क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे पहला लॉजिक जो लोग लगाते हैं या माना जाता है वो ये होता है कि पहला, ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन है, और ये चौथी पोजीशन है ना। इस क्वेश्चन में जब भी आप आंसर बताएं तो उस आंसर को बताने के लिए सिर्फ एक काम करें, मालूम क्या, कि वहां पे आपके पास जो 4 विकल्प होंगे उन विकल्पों पे भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि विकल्प में जो भी होगा उन्हीं 4 में से आंसर बताने हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में या इसके अलावा अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं वर्गीकरण, उनमें क्या होगा, एक ही क्वेश्चन के कई आंसर आते हैं। अब एक क्वेश्चन के अगर कई आंसर आते हैं लेकिन विकल्प में 4 में से कोई एक ही दिखेगा, चारों एक साथ में नहीं दिख सकते, या 2 आंसर एक साथ नहीं दिखेंगे। ऐसी कंडीशन में यहां पे पहला लॉजिक ये लगता है, हमने बोला था इस चैप्टर का नाम है समानता, तो पहले का दूसरे के साथ जो भी समानता होगा या इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा वही तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन लगता है और आंसर बताना पड़ता है ना।
तो पहला तो पार्ट यही होगा। लेकिन अगर ये लॉजिक ना लगा तो ये होता है पहले का तीसरे के साथ जो लॉजिक लगेगा वही दूसरे का चौथे के साथ लॉजिक लगेगा। ये भी लॉजिक लग सकता है पहले का तीसरे के साथ तो दूसरे का चौथे के साथ। लेकिन मान लो अगर ये भी लॉजिक काम ना आया तो वहां पे लॉजिक जो लगता है और जो तीसरा लॉजिक और अंतिम लॉजिक लगता है वो क्या होता है कि पहले का चौथे के साथ तो दूसरे का तीसरे के साथ लॉजिक लगेगा। तो टोटल यहां पे 3 लॉजिक लगते हैं, जिनमें सबसे पहला लॉजिक क्या होता है वो ध्यान देना। सबसे पहला लॉजिक आपको मिलेगा कि पहले का दूसरे के साथ तो तीसरे का चौथे के साथ। अगर मान लो ये लॉजिक ना लगा तो पहले का तीसरे के साथ दूसरे का चौथे के साथ। मान लो ये भी लॉजिक ना लगा तो पहले का चौथे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ। ये 3 में से कोई भी लॉजिक लग सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, या मान लिया एसएससी का पेपर होता है, पटवारी का पेपर होगा, कांस्टेबल का होगा, एसआई का होगा, एलआईसी का होगा, जितने में भी ये चैप्टर आते हैं सब में देखा जाए मैक्सिमम चांस जो होता है 90% पेपर में आपको जो लॉजिक मिलेगा वो यही मिलेगा कि 1 का 2 से तो 3 का 4 से, हमेशा लॉजिक यही लगेगा, है ना। लेकिन अब ये कह दो कि सर 10% की बात करें तो 10% में आपके इन दोनों में से कोई भी लॉजिक लग सकता है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि इनमें जो 3 लॉजिक हमने बताए इन तीनों में से कोई भी आंसर लाया जा सकता है, बस डिपेंड करता है जो 4 विकल्प हैं उनमें से कौन सा आएगा। अब देखो यहां पे क्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा, इसका इसके साथ जो भी रिलेशन होगा वही इसका इसके साथ रिलेशन आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे 2 आंसर आ सकते हैं। अब 2 आंसर कैसे आएंगे, पहला आंसर सुनो। पहला आंसर यह आएगा कि लोग ये कहेंगे कि अगर ए में 1 ऐड किया जाए तो कितना आएगा बी, तो सी में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा पहले बताओ डी। एक आंसर ये हो सकता है और होगा भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डी विकल्प में है कि नहीं है। मान लो ऑप्शन में डी ना हो, अगर ऑप्शन में डी नहीं होगा तब क्या करोगे, तो इसका एक लॉजिक और भी लग सकता है। क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा तो इनमें क्या होता है, ए जो होता है वो एक वॉवेल होता है यानी कि स्वर होगा, और बी जो होता है वो एक क्या होता है पहले बताओ कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होगा। अगर यहां पे पेयर बन रहा है एक वॉवेल का और एक क्या होगा पहले बताओ कॉन्सोनेंट का, तो यहां भी पेयर जो बनेगा वो एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का बनेगा, यानी सी जो होगा वो क्या है पहले बताओ कॉन्सोनेंट, तो अगला जो होगा वो क्या होगा वॉवेल। इसका मतलब हो गया अगला आंसर ई भी हो सकता है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक लग सकता है। तो यहां पे अगर ऑप्शन में डी है तो ऑप्शन में ई नहीं देगा, अगर ऑप्शन में ई है तो ऑप्शन में डी नहीं देगा, यानी एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का लॉजिक लग सकता है। तो यहां पे आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, इसीलिए मैंने बताया कि जब भी ये चैप्टर की क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप विकल्प पे जरूर ध्यान दें। विकल्प पे अगर ध्यान देंगे तो जो 4 विकल्प होंगे उन्हीं में से आपको क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बताना है ना। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे पहले क्वेश्चन की, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किसका पहले बताओ, आपके जिसे हम लोग बोलते हैं सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमने आपको बताया सोशल लाइफ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक काम, मालूम क्या, जो 4 विकल्प होंगे उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर बैंक रिलेटेड है, बैंक अगर रिलेटेड है धन से, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है परिवहन जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बैंक रिलेटेड है मनी से तो ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन किससे रिलेटेड होगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है लगेज। लगेज मतलब हो गया जिसे बोलते हैं सामान ढोने वाला, यानी कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए। दूसरा अगर देखे जाए उसे बोलते हैं रोड, रोड मतलब हो गया सड़क। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहां पे जिसे बोलते हैं स्पीड, स्पीड मतलब हो गया गति। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है जिसे बोलते हैं ट्रैफिक। तो आपको बताना है इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो कह रहा है बैंक अगर धन से रिलेटेड है तो परिवहन किससे रिलेटेड होगा, यह ऑप्शन आपको बताना है। सुनो क्या, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। रिलेशन अगर देखोगे तो बैंक का पहले बताओ धन से क्या रिलेशन है, बैंक और धन। देखो जब भी कोई व्यक्ति अगर बैंक जाता है तो बैंक किस पर्पस से जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है बैंक जाने का। तो बैंक जाने का उद्देश्य यह होता है कि अगर पैसा आपको निकालना है या पैसा आपको जमा करना है, यानी कि पैसे का जो आदान प्रदान होता है, मनी का जो आदान प्रदान होता है वो किसके थ्रू होता है पहले बताओ, बैंक के थ्रू। तो परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन के थ्रू क्या आदान प्रदान होगा, तो अब स्पीड का तो आदान प्रदान होता नहीं है।
अगर हम बात करें आपके वहां पे रोड का आदान प्रदान तो होगा नहीं, अगर हम बात करें ट्रैफिक का आदान प्रदान यानी कि होगा नहीं, तो यहां पे आंसर जो आएगा वो आएगा लगेज। लगेज मतलब होता है क्या, सामान, यानी कि अगर हम बात करें तो ये है ना। तो यहां पे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैंक अगर धन से रिलेटेड है तो परिवहन किससे रिलेटेड होगा, तो आंसर क्या जाएगा, लगेज यानी कि सामान। अब जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर अदालत रिलेटेड है न्याय से, अदालत किससे रिलेटेड है, न्याय से। तो अगर अदालत अगर न्याय से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है विद्यालय किससे रिलेटेड होगा, विद्यालय किससे रिलेटेड होगा। अदालत अगर न्याय से रिलेटेड है, विद्यालय किससे रिलेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये सोचो क्या कि अदालत का न्याय के साथ क्या रिलेशन होगा, अदालत और न्याय इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इन दोनों को आपस में समानता क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अदालत और न्याय की बात करें तो लोग अदालत क्यों जाते हैं, लोग अदालत क्यों जाते हैं, लोग अदालत जाते हैं केवल और केवल किस लिए, न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए। तो अदालत अगर न्याय से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है विद्यालय किससे रिलेटेड होगा। तो अदालत में अगर न्याय मिलता है तो विद्यालय में क्या मिलता है, विद्यालय में मिलता है आपको क्या, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें मतलब हो गया क्या, पहले बताओ, शिक्षा, है ना। तो यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर जो देना है वो स्टार्टिंग के दो में जो रिलेशन होगा वही अंतिम के दो में आपको रिलेशन बताना है। अदालत अगर न्याय से रिलेटेड होगा तो विद्यालय किससे रिलेटेड होगा, एजुकेशन से, मतलब हो गया शिक्षा से, है ना। जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि आपको सिर्फ वहां पे ये ध्यान देना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन में कह रहा है बर्तन अगर रिलेटेड है चम्मच से, बर्तन किससे रिलेटेड है, चम्मच से। अगर बर्तन चम्मच से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है कैलेंडर जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, कैलेंडर जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, है ना। बर्तन अगर चम्मच से रिलेटेड है तो कैलेंडर किससे रिलेटेड होगा। तो यहां पे बर्तन का चम्मच के साथ रिलेशन देखा जाए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ना। अब थोड़ा ध्यान सुनना, क्या ये बताओ, बर्तन का चम्मच के साथ अगर रिलेशन देखेंगे तो बर्तन और चम्मच क्या है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखो बर्तन और चम्मच की अगर बात करें तो बर्तन जो होता है वो, अगर चम्मच की बात करें, चम्मच बर्तन का एक पार्ट होता है, चम्मच क्या होता है, बर्तन का एक पार्ट। अगर चम्मच बर्तन का एक पार्ट होता है तो ये बताओ कैलेंडर का पार्ट क्या होगा, ये सोचो। तो कैलेंडर के पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये देखो, अगर हम आपसे कहें कि एक बर्तन लेके आना है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर बर्तन कौन सा, कौन सा मतलब हो गया कि बर्तन के कई पार्ट होते हैं। अब कई पार्ट होते हैं जिनमें चम्मच भी आएगा, कटोरी भी आएगा, ग्लास भी आएगा, यानी थाली भी आएगी, हर तरह के एक पार्ट होंगे। तो अगर कैलेंडर के पार्ट की बात करें तो कैलेंडर के चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, चार, जिनमें सबसे पहला पार्ट होता है डे, डे मतलब हो गया दिन। फिर आता है डेट, डेट मतलब होता है तारीख, तो आया डे, डेट, मंथ और ईयर, ये चार पार्ट होते हैं। अब ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक दिखेगा, चारों एक साथ नहीं दे सकते। तो यहां पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन का आंसर जो आपको दे रखा है वो एक दे रखा। ऑप्शन क्या है वो सुनना, ऑप्शन दे रखा है आपको यहां पे समय, दूसरा दे रखा है कागज, तीसरा दे रखा है दिन और चौथा आपको दे रखा है यहां पे कह रहा है छपाई। तो छपाई दे रखा है, कागज दे रखा है, ये दे रखा है। तो इन चार ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आंसर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहले बताओ, दिन। तो ये चार विकल्प में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो बर्तन जिस प्रकार चम्मच से रिलेटेड है उसी प्रकार कैलेंडर किससे रिलेटेड होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगले क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, कंकाल अगर रिलेटेड है शरीर से, कंकाल किससे रिलेटेड है, शरीर से। अगर कंकाल शरीर से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है कि व्याकरण किससे रिलेटेड होगा। व्याकरण मतलब होता है जिसे बोलते हैं ग्रामर, ग्रामर किससे रिलेटेड होगा। तो यहां पे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कंकाल अगर शरीर से रिलेटेड है तो व्याकरण किससे रिलेटेड होगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहे हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वाक्य। दूसरा ऑप्शन आपसे लिखा हुआ है यहां पे भाषा। तीसरा ऑप्शन आपसे यहां पे लिखा हुआ है वाक्य हो गया, भाषा हो गया, चौथा लिखा हुआ है अर्थ, और फिर लिखा है यहां पे विद्यालय यानी कि स्कूल। तो ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब बताना इन चारों में आंसर क्या आएगा, है ना। कंकाल अगर शरीर से रिलेटेड है तो व्याकरण किससे रिलेटेड होगा। देखो ये जो पार्ट आपको दे रखे हैं कंकाल शरीर का, व्याकरण किससे, तो ये चार जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें ध्यान दो कि इनका रिलेशन कैसे बन सकता है। ये बताओ, ये सोचो कि जो पहला आपको पार्ट दे रखा है कंकाल और शरीर का, ये आपस में क्या रिलेशन है ना। देखो कंकाल और शरीर की अगर बात करें तो किसी के बॉडी, यानी कि किसी की बॉडी, शरीर की बात करते हैं, किसी की बॉडी को अगर सही रूप से चलना हो
सही रूप से खड़े होना हो, सही रूप से बैठना हो, तो एक निश्चित जो आकार देता है बॉडी को, शरीर को, वो देता है कंकाल। इसका मतलब हो गया कि शरीर को सही रूप, आकार और वहां पे बैठने और उसकी सिचुएशन को लाने के लिए कंकाल का होना आवश्यक है। तो किसी भी अगर देखा जाए भाषा की बात करें, क्योंकि देखो वाक्य की अगर बात करते हैं तो वाक्य जो होता है ना, वाक्य ये किसी ना किसी भाषा में ही लिखा जाएगा, है ना। अगर अर्थ निकालोगे तो किसका अर्थ निकालोगे? किसी न किसी शब्द का अर्थ निकालोगे, तो शब्द जो लिखा होगा वो भी किसी न किसी भाषा में लिखा होगा। विद्यालय जो होता है वो अगर देखा जाए तो वहां पे आप उससे रिलेटेड नहीं, विद्यालय में हर चीज पढ़ाई जाती है ना। तो यहां पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कंकाल जिस प्रकार शरीर से रिलेटेड होता है, उसी व्याकरण जो होता है किससे रिलेटेड होता है? भाषा से। क्यों? क्योंकि भाषा की अगर बात करें तो किसी को भी भाषा को लिखना सही रूप से, किसी भी भाषा को पढ़ना सही रूप से, किसी भाषा को बोलना सही रूप से, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आपकी व्याकरण क्या हो, पहले बताओ, सही हो, आपकी ग्रामर सही हो। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, क्या अगर आप थोड़ा ध्यान सुने कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हो हिंदी क्या है? एक भाषा है। अगर हिंदी एक भाषा है तो इसका मतलब यह हो गया कि हिंदी अगर आपको सही रूप से लिखनी है, सही रूप से बोलनी है, सही रूप से समझनी है, तो आपको उसकी ग्रामर आनी चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंस को सही रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा हिंदी की व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण। हिंदी क्या है? भाषा। इसी प्रकार इंग्लिश भी क्या होती है? इंग्लिश भी एक प्रकार की लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर है तो इंग्लिश को भी हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, यानी कि उसकी भी व्याकरण होती है। सेम कंडीशन में संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत भी एक प्रकार की भाषा है। अगर संस्कृत भी भाषा है तो उसकी भी क्या होती है? पहले बताओ, व्याकरण। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक भाषा की अगर देखा जाए तो उसकी व्याकरण होती है। तो हर एक अगर भाषा की व्याकरण होगी तो भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सिर्फ व्याकरण पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर दया रिलेटेड है सद्गुण से, दया किससे रिलेटेड है? सद्गुण से। अगर दया सद्गुण से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है कि क्रूरता किससे रिलेटेड होगा? क्रूरता किससे रिलेटेड होगा, है ना। दया अगर सद्गुण से रिलेटेड है तो क्रूरता किससे रिलेटेड होगा? तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है यहां पे? पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है दुश्मनी। क्या कह रहा है? दुश्मनी। दूसरा कह रहा है यहां पे दुख। तीसरा आपसे कह रहा है दुश्मनी, दुख के बाद फिर लिखा है जोश, और चौथा आपसे कह रहा है यहां पे क्या? दुराचारिता। ये आपके सामने दुराचारिता, ये आपके सामने 4 वर्ड दे रखे हैं, इन्हीं में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दया अगर सद्गुण से रिलेटेड है तो क्रूरता किससे रिलेटेड होगा? अब दया अगर सद्गुण से रिलेटेड है, क्रूरता किससे रिलेटेड होगा? इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखो, इन दोनों में रिलेशन क्या है। अगर इन दोनों की रिलेशन की बात करें तो दया और सद्गुण, थोड़ा ध्यान देना यहां पे, क्या दया मतलब होता है किसी के ऊपर मर्सी करना, किसी के ऊपर दया करना, किसी के ऊपर जो है अच्छा एक भाव, उसके लिए एक मन में मॉरल चीज लाना। अब देखो यहां पे क्या, दया एक अच्छा गुण होता है, जिसके अंदर दया होती है, जिसके अंदर मर्सी होती है, वो एक अच्छा प्रकार का गुण होता है, अच्छी क्वालिटी होती है ना। तो दया अगर एक अच्छा गुण है, सद्गुण मतलब होता है अच्छा, जिसके अंदर अच्छे गुण हो, दया एक अच्छा गुण है। तो क्रूरता की बात करें, क्रूरता जो होता है वो कौन सा आचरण होता है, कौन सा गुण होता है? तो दुश्मनी जो होती है वो आपकी किसी भी क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है ना। अगर बात करें दुख की बात करें, दुख किसी क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। जोश की बात करें तो वो जोश जो होता है वो किसी के अंदर भी आ सकता है, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो चाहे वो खराब व्यक्ति हो। लेकिन दुराचारिता, दुराचारिता मतलब होता है जिसके अंदर बुरे आचरण हो। अब बुरे आचरण की अगर बात करें तो बुरा आचरण जो होता है वो केवल और केवल उसी व्यक्ति के अंदर आता है जो क्रूर होता है, जो निर्दयी होता है, जो जरा से भी जिसके अंदर कोई अच्छे आचरण ना हो। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहले बताओ, दुराचारिता। ये तीनों जो होंगे वो नहीं हो सकते, है ना। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 2 में जो भी रिलेशन होगा वही लास्ट के 2 में आपको रिलेशन बताना है। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, ध्यान देना। न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश अगर न्याय से रिलेटेड है, न्यायाधीश किससे रिलेटेड है? न्याय से। तो आपको यह बताना है कि संसद जो होगा, यानी कि पार्लियामेंट जो होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? संसद किससे रिलेटेड होगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो सुनो। पहला ऑप्शन कह रहा है मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब हो गया मंत्री। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है लॉ, लॉ मतलब होता है कानून। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहां पे क्या? राष्ट्र, राष्ट्र मतलब होता है नेशन। और चौथा कह रहा है इलेक्शन कमीशन, मतलब निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन मतलब हो गया निर्वाचन आयोग। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या आएगा, है ना। न्यायाधीश अगर न्याय से रिलेटेड है तो संसद जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है।
देखो पहले स्टार्टिंग के जो दो दे रखे हैं उनमें रिलेशन क्या है ये देखना है। तो स्टार्टिंग के दो में जो रिलेशन आप देखोगे वही आपको लास्ट के दोनों में बताना है। तो देखो यहां पे क्या, न्यायाधीश का रिलेशन किसके साथ है पहले बताओ, न्याय के साथ। अब ये बताओ न्यायाधीश का अगर न्याय के साथ रिलेशन है तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर देखोगे न्यायाधीश का अगर न्याय के साथ रिलेशन है तो बताना संसद का रिलेशन जो होगा वो किसके साथ होगा। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक पॉइंट देखो, न्यायाधीश और न्याय। अच्छा ये बताओ न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश जो होता है वो न्याय करता है, क्योंकि नाम लिखा है न्याय का धीश, ईश मतलब होता है ईश्वर, जो न्याय का ईश्वर हो मतलब क्या है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है। तो संसद क्या करता है, संसद जो होता है उसका जो काम होता है वो किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, किसी को भी जो नया नया लाया जाता है वो उसको क्या कहता है आगे पारित करना होता है। तो यहां पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ, क्योंकि संसद मंत्री नहीं निर्वाचन करता है, संसद राष्ट्र को नहीं करता है, संसद निर्वाचन आयोग नहीं करता है, संसद जो होता है वो क्या करता है कानून को पारित करवाता है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा जिसे हम बोलते हैं कानून। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आम रिलेटेड है फल से, आम किससे रिलेटेड है, फल से। अगर आम फल से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है मूली जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, मूली किससे रिलेटेड होगा। चार विकल्प आपके पास, पहला विकल्प आपसे कह रहा है यहां पे क्या जड़, दूसरा कह रहा है तना, तीसरा कह रहा है आपसे फल, चौथा कह रहा है फूल। ये चार विकल्प आपके पास। दो होता क्या है कि इस क्वेश्चन के अगर विकल्प आपको ना दिए जाएं तो बहुत लोग के जो आंसर आते हैं, क्वेश्चन में बोला गया आम किससे रिलेटेड है, फल से, तो लोग कहेंगे मूली किससे रिलेटेड है, तुरंत बोल देते हैं वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों से। लेकिन आपको हम ये बता दें कि मूली जो होता है वो सब्जी नहीं होती है। अब देखो यहां पे क्या, जैसे आम देखोगे तो आप यही कहोगे कि आम एक फल है, ये फल है बैठा हुआ, ये फल है रखा हुआ है ना। लेकिन मूली की अगर बात करें तो मूली ये नहीं कहोगे सब्जी रखी हुई है, वरना कुछ लोग कह देंगे सलाद रखा हुआ है ना, कुछ लोग कहेंगे अचार रखा हुआ है, क्योंकि मूली का जो भी चीजें वैरायटी बन जाती है उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। अब लेकिन यहां पे कह रहा है आम अगर एक प्रकार का फल होता है तो मूली क्या होती है। तो मूली को आप सब्जी के रूप में यूज करते हो, मूली को अगर आप सैलेड के रूप में यूज करते हो, मूली को अगर आप अचार के रूप में यूज करते हो, लेकिन मूली अचार थोड़ी ना होता है, सब्जी थोड़ी ना होती है। तो मूली की अगर बात करें तो आंसर क्या हो सकता है, देखो यहां पे क्या, जैसे आलू की बात करें, जैसे आलू की बात करें तो आलू जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है पहले बताओ, तना होता है। क्या होता है, तना। अगर आलू तना होता है लेकिन उसको यूज कहां करते हैं, सब्जी के रूप में, बात में ना किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप मूली जो होता है वो सब्जी नहीं होती है, वो एक प्रकार का क्या होता है पहले बताओ, जड़ होती है। तो मूली जो होगी वो क्या होगी पहले बताओ, जड़। यानी कि वहां पे आपकी बात करें उसको सब्जी के रूप में यूज करते हैं, उसको सैलेड के रूप में यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है पहले बताओ, जड़। तो आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा पहले बताओ, जड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि अगर स्कूल रिलेटेड है एजुकेशन से, स्कूल किससे रिलेटेड है, एजुकेशन मतलब हो गया शिक्षा से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ये आपको दे रखा है ना। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, यहां लिखा हुआ है मरीज, फिर लिखा है यहां पे इलाज, फिर यहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर, और फिर लिखा है यहां पे आपसे कह रहा है नर्स। ये चार विकल्प आपको दे रखे हैं। अब इन चार विकल्प की अगर बात करें तो इसमें आंसर क्या हो सकता है ना। तो जैसे कुछ लोग दिमाग बहुत ज्यादा होता है लोगों के पास, अब दिमाग अगर ज्यादा होता है तो अगर पूछा गया कि बताओ स्कूल अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो अस्पताल किससे रिलेटेड होगा। तो जैसे कहा स्कूल जाओ शिक्षा मिलती है, अस्पताल जाओ नर्स मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप नर्स वहां लेने थोड़ी ना जाते हैं, स्कूल में आप एजुकेशन लेने जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आपको एजुकेशन मिलती है, अस्पताल में आपको नर्स थोड़ी ना लेने जाते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, अगर स्कूल जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो स्कूल जब जाते हैं तो हमको एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, स्कूल जब भी जाते हैं वो एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। तो हॉस्पिटल में नर्स लेने नहीं जाते हो, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, गलत। हॉस्पिटल में डॉक्टर को लेने नहीं जाते हो, है ना। हॉस्पिटल में आप मरीज को लेने नहीं जाते हो, हॉस्पिटल में आप जाते हो तो केवल और केवल इलाज कराने जाते हो। तो इलाज मतलब हो गया ट्रीटमेंट कराने जाते हो। तो वहां पे आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा पहले बताओ, हॉस्पिटल का आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या, इलाज यानी कि ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कप रिलेटेड है क्रॉकरी से, कप किससे रिलेटेड है पहले बताओ, क्रॉकरी से। अगर कप क्रॉकरी से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है कि पेन जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, पेन किससे रिलेटेड होगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, क्रॉकरी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्रॉकरी होती क्या है। तो क्रॉकरी की अगर बात करें, कप अगर क्रॉकरी से रिलेटेड है
तो पेन किससे रिलेटेड होगा? देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पेन का क्रॉकरी से रिलेशन देखो। तो पेन का क्रॉकरी से रिलेशन अगर देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि कप अगर क्रॉकरी से रिलेटेड है तो आपसे पूछ रहा है पेन किससे रिलेटेड होगा। तो इसके लिए सिर्फ एक काम मालूम, क्या? कप जो होता है वो कई पार्ट का बना होता है, कई चीजों का बना होता है, जैसे कांच का बना होता है, जैसे आपके देखिए किसी मेटल का बना होगा, या कप की अगर बात करें, मेटल की बात ना करें तो अब यहां पे चीनी मिट्टी का बना होता है। तो क्रॉकरी उसको बोलते हैं जो चीनी मिट्टी के बर्तन जहां पे पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉकरी बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो कप अगर चीनी मिट्टी की शॉप से रिलेटेड, क्रॉकरी की शॉप पे चले जाओ, यानी चीनी मिट्टी से बने बर्तनों की शॉप पे चले जाओ, तो कप वहां मिलेगा। तो ये को क्या होता है? एक दे रखा है ऐसा जिसके थ्रू ये बनता है। क्रॉकरी मतलब हो गया चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, उन्हें बोलते हैं क्रॉकरी। तो पेन जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो ऐसे पेन तो बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत जगह मतलब हो गया जैसे अगर हम बात करें किसी परचून की दुकान में मिल जाएगा पेन, जो होता है किसी भी शॉप पे मिल सकता है, लेकिन क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है इसलिए वो जो मिलेगा वो देखा जाए तो स्टेशनरी। आंसर जो होगा वो क्या कहेगा पहले बताओ? स्टेशनरी। आंसर आएगा स्टेशनरी। अगला पॉइंट सुनिए, क्या अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ने कहा है कब रिलेटेड है? समय से। कब रिलेटेड है पहले बताओ? क्या? समय से। अगर कब रिलेटेड होगा समय से तो आपको यह बताना है कहां रिलेटेड होगा, किससे। कहां जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, यह बोला गया है ना। अगर कब रिलेटेड है समय से, कहां रिलेटेड होगा किससे? देखो ये आपके जीवन से भी बहुत रिलेटेड है। जीवन से मतलब हो गया कि आप डेली लाइफ में इसका यूज जरूर करते हो और किसी ना किसी से यूज करते ही होगे, ये भी हमको पता है, 100% पता हो, आपको भी पता होगा कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन के लिए आप कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। आप कहीं ना कहीं अगर इसका यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, किस तरीके से, वो आपको देखना है। देखो यहां पे क्या क्वेश्चन की बात करें, अगर कब रिलेटेड है किससे पहले बताओ? समय से। तो कहां रिलेटेड होगा किससे? तो देखो जब किसी से आप मिलने की चाह होती है आपकी, जब किसी से आपके मिलने की चाह होती है कि हमको इससे मिलना है, तो लोगों ने कब मिलोगे, कब मिलोगे मतलब क्या? आपसे इसका मतलब हो गया समय पूछ रहा है। जब भी पूछेगा कब मिलोगे तो इसका मतलब हो गया आपसे समय पूछ रहा है। लेकिन अब उसके बाद जब समय मिल जाता है कि हाँ भाई इस दिन मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये भी पूछते हो कहां मिलोगे। तो कहां मिलोगे मतलब क्या? वहां पे कहां मिलने के मतलब हो गया या तो वो आपसे जगह पूछ रहा है या फिर वो आपसे क्या कर रहा है? स्थान पूछ रहा है कि बताओ भाई कहां मिला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि कब जो होता है वो समय को रिप्रेजेंट करता है और कहां जो होता है वो जगह या स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा या तो जगह, या तो प्लेस, या फिर स्थान। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नदी रिलेटेड है बांध से। नदी किससे रिलेटेड है? बांध से। बांध मतलब हो गया डैम, नदी मतलब हो गया क्या? रिवर। तो नदी अगर बांध से रिलेटेड है तो यातायात यानी कि जो आपका ट्रैफिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा, है ना। नदी अगर बांध से रिलेटेड है तो यातायात किससे रिलेटेड होगा? अब देखो यहां पे क्या, नदी अगर बांध से रिलेटेड होगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन देखो। नदी किससे रिलेटेड है पहले बताओ? बांध से। अगर नदी बांध से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है यातायात किससे रिलेटेड होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने डिपेंड करता है वहां पे आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। लेकिन ऑप्शन से पहले आप ये देखो कि इनका रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब हो गया कि इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, नदी का बांध से तो यातायात का इससे। देखो बहुत चीजें ऐसी होती है अगर आपको ऑप्शन भी ना पता हो या आपको ना दिया जाए तो आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि आखिर लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या है, ऑप्शन क्या है, तो इसके लिए सबसे पहला काम मालूम क्या है? सबसे पहला काम ये करो कि जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को आप सिर्फ एक चीज देखें, क्या कि नदी अगर बांध से रिलेटेड होगा तो यातायात किससे रिलेटेड होगा? तो नदी और बांध का यानी कि रिवर और डैम को आपस में रिलेट करो। अच्छा बताओ नदी में डैम क्यों बनाया था, नदी में रिवर वो बांध क्यों बनाया था? तो रिवर में बांध बनाने के लिए डैम बनाने का काम क्यों होता है? क्योंकि नदी का जो बहाव होता है ना, उसका पानी का जो फ्लो होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बांध जो काम करता है वो कंट्रोलिंग पावर करता है, यानी कि कंट्रोल करने के लिए करता है। तो ये सोचो यातायात को कंट्रोल कौन करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है? आप देखते होंगे रोड पे अगर आप देखें तो येलो कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की जो लाइट लगी होती है वो कंट्रोलिंग पावर होती है। किसकी? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर नदी में बांध उसको कंट्रोल करता है तो यातायात को ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं यानी कि ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि यातायात जो संकेतक होते हैं वो उसको क्या करते हैं? आपको कंट्रोल करते हैं। आपको मतलब हो गया ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट ये देखो कि क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना कैसे है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है कि अगर हवाई
हवाई जहाज अगर रिलेटेड है, हवाई जहाज अगर रिलेटेड है हैंगर से, किससे रिलेटेड है? हैंगर से। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जानवर जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, है ना? हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो जानवर किससे रिलेटेड होगा? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन दे रखा था, जीएस में भी एक पार्ट पूछा गया था, हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो जानवर किससे रिलेटेड होंगे। तो ये जो जीएस का पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें अगर ऑप्शन ना भी आए तब भी आपको ये पता होना चाहिए हवाई जहाज और हैंगर का आपस में रिलेशन क्या है ना? अब देखो हवाई जहाज का हैंगर से रिलेशन देखा जाए, हैंगर मतलब ये नहीं कपड़े टांगने वाला वो बात कर रहे हैं, हैंगर का मतलब ये हो गया कि वहां पे इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है। देखो हवाई जहाज को रखने के प्लेस को क्या बोलते हैं? जैसे हम बोले अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर को जहां पे रखते हैं, किसी घर में जगह होती है तो गैराज बनवाते हैं, गैराज जहां पे 4 व्हीलर को रखा है तो उसे बोलते हैं क्या? गैराज। जैसे कई गायों को रखा जाता है तो गायों को रखा जाता है उसे बोलते हैं गौशाला, है ना? जैसे शेर को रखा जाता है उसे बोलते हैं मांद। तो ऐसी कंडीशन में हर एक पर्टिकुलर जो चीज होती है, वस्तु होती है, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, जो भी जहां भी रखे जाते हैं उनके लिए पर्टिकुलर क्या होता है पहले बताओ? एक नाम होता है उसका। तो यहां पे हवाई जहाज को अगर रिपेयर करने के लिए, हवाई जहाज को जहां पे खड़ा किया जाता है, हवाई जहाज को जहां पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पहले बताओ? हैंगर बोलते हैं। तो जानवरों को कहां पे रखा जाता है, कहां पे उनको जो है वहां पे पर्टिकुलर प्लेस उनके लिए बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो जानवर से रिलेटेड क्या होगा? तो हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है तो जानवरों को कहां रखा जाता है? पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है जंगल, है ना? अब ये बताओ जंगल में क्या जानवरों को रखा जाता है? पहले ये सोचो, जंगल में जानवरों को रखा नहीं जाता, वो वहां पाए जाते हैं। अगर आप उनको रखने पहुंच गए ना तो आपको वो खुद रख लेगा, तो वहां आप रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन आपको बता दें क्या, देखो यहां पे पर्टिकुलर एक वर्ड लिखा है जानवर, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो जानवर कैसा, पालतू जानवर की, जंगली जानवर यानी पेट एनिमल्स की, अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात कर ले। तो ऐसी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन आता है हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो जानवर किससे रिलेटेड होंगे? तो इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जहां पे जानवरों को रखा जाता है उनके एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस जहां पे उनके लिए वो सही होता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं चिड़ियाघर या उसको बोलते हैं जू या बोलते हैं सेंचुरीज, है ना, जहां पे उनको रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जानवरों के लिए जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है यहां पे क्या? चिड़ियाघर। तो आंसर आएगा जिस प्रकार हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है उसी प्रकार जानवरों को कहां रखा जाता है? उसी प्रकार जानवरों को चिड़ियाघर यानी कि जू में रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कह रहा है अगर हवाई जहाज हैंगर से रिलेटेड है, हवाई जहाज किससे रिलेटेड है? हैंगर से। तो क्वेश्चन में कह रहा है मछली जो होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? मछली किससे रिलेटेड होंगी, है ना? हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो मछली किससे रिलेटेड होंगी ये बताना है। अच्छा ये बताओ, जैसे हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है, अब ये सोचो मछलियों को रखा कहा जाता है। देखो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं मछलियों को रखने के लिए अगर बात करें तो यहां पे रखने की बात हो रही, पाए जाने की बात नहीं हो रही है। मछलियां वैसे तालाब में पाई जाती हैं, नहर में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, नदी में पाई जाती हैं, वो पाई जाती है, रखी नहीं आती हैं। लेकिन कहां पे रखा जाता है? तो आप देखें लोगों के घर की बात करें, लोग अपने घर में, अपने जहां पे वो निवास करते हैं उस प्लेस में बात करें, लोग मछलियों के लिए जो है एक कांच का जो बॉक्स होता है जिसे बोलते हैं क्या? एक्वेरियम, है ना? तो एक्वेरियम बनाते हैं जिसे मछलियों को रखा जाता है, याद रखिएगा एक्वेरियम, है ना? तो हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है तो मछलियां जो रखी जाती है वह कहां रखी जाती है पहले बताओ? एक्वेरियम में रखी जाती है। तो उसका पर्टिकुलर जो नाम होगा वो क्या होगा पहले बताओ? एक्वेरियम। हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो आपके मछली की अगर बात करें उसे बोलते हैं एक्वेरियम, याद रखिएगा क्या बोलते हैं पहले बताओ? एक्वेरियम। तो जहां पे मछलियों को रखा जाता है ना? तो हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो जानवर किससे, मछली किससे रिलेटेड होंगी? एक्वेरियम से। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान देना, हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है, वही क्वेश्चन है लेकिन क्या है थोड़ा सा चेंज। हवाई जहाज अगर हैंगर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है मधुमक्खी किससे रिलेटेड होंगी? मधुमक्खी किससे रिलेटेड होंगी या मधुमक्खी किससे कहां रखी जाएंगी, है ना? तो ऐसी कंडीशन में अगर हवाई जहाज हैंगर से रिलेटेड है तो मधुमक्खी किससे रिलेटेड होंगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मालूम क्या है, हवाई जहाज हैंगर में क्या होता है? रखा जाता है। अब डिपेंड करता है मधुमक्खियों को कहां रखा जाता है। अब कुछ लोग का आंसर पहला ऑप्शन जैसे छत्ता बोला गया, तो मधुमक्खियों के छत्ते में रखा नहीं जाता है, वो ऑलरेडी छत्ता बनाती हैं, है ना? उनको रखा कहां जाता है? जानवर अपने आप जू में नहीं जाते हैं, उनको वहां रखा जाता था। तो सेम कंडीशन में मधुमक्खियों को कहां रखा जाता है ना? अब देखो होता क्या है, जब आप किसी शहर से बाहर निकले, है ना, ग्रामीण अंचल की तरफ जाए, बाई रोड जाए अगर,
तो रोड की तरफ से अगर जाएंगे तो आप देखोगे जैसे शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं लोग, तो शहर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, आपको देखते होंगे कि दोनों तरफ क्या होते हैं, खेत होते हैं, या खेत नहीं होते हैं तो दोनों तरफ क्या होते हैं, अगर देखें बाग बगीचे बने होते हैं, है ना। तो जहां पे आप बाग बगीचे खेत देखोगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ बॉक्सेस रखे रहते हैं उन खेतों में या उन बागों बगीचों में। तो जहां पे बॉक्सेस रखे होते हैं, जहां पे खेत में या उसमें, तो उन बॉक्सेस जहां पे मधुमक्खियों को उसमें रखा जाता है, तो मधुमक्खियों को उसमें रखा जाता है, उसे बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं पहले बताओ, एपियरी। तो ये जो एपी वर्ड होता है ना, एपी वर्ड, ये आपका जो होता है वो पता चल जाता है कि एपी वर्ड किसके लिए। देखो एक नाम आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं पहले बताओ, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन केंद्र, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। लेकिन जिसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी। तो एपीवरी वर्ड जो होता है ये वर्ड होता है जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। डिपेंड करता है कि उनको रखा कहां गया है, ये नहीं वो कहां पाई जाती, वो पाया जाता है जहां पे उनको रखा गया हो। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। अगले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर समय रिलेटेड हो सेकंड से, ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है समय अगर रिलेटेड है किससे, समय अगर रिलेटेड है सेकंड से। समय अगर सेकंड से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी, विद्युत धारा जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी। देखो अब क्वेश्चन जो थोड़े से आपको मिल रहे हैं सोशल लाइफ में, वो क्वेश्चन ये हैं जो आपके अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान दो क्या, कि ये यूनिट वाले क्वेश्चन है, इकाई वाले क्वेश्चन है। और ये जो फिजिक्स आपने 9, 10 में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उनमें कुछ होते हैं आपके इकाई होती है, इकाई मतलब होगा यूनिट होती है, उनका मात्रक होता है। और जब भी सोशल लाइफ के क्वेश्चन आते हैं तो मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अगर समय रिलेटेड है किससे, सेकंड से, तो विद्युत धारा किससे रिलेटेड होगी। तो यहां पे क्वेश्चन का यूनिट आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसका जो आपका नाम होता है वो होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं पहले बताओ, एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा क्या होता है पहले बताओ, मात्रक, यानी कि उसकी यूनिट होती है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ, एम्पियर। अगर समय रिलेटेड है सेकंड से तो विद्युत धारा जो होगी वो एम्पियर से रिलेटेड होगी, जो उसका आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगर समय रिलेटेड है सेकंड से, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताना है बल जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, बल का मात्रक क्या होगा, है ना। देखो सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें बल, तो समय का यूनिट जो होता है वो क्या होता है पहले बताओ, सेकंड। तो बल का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा बताओ, बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है पहले बताओ, न्यूटन। बल का मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा। जिस प्रकार समय को सेकंड से देखा जाता है तो बल का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन से देखा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन में कह रहा है समय अगर रिलेटेड है किससे, सेकंड से। अगर समय सेकंड से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में कह रहा है दाब किससे रिलेटेड होगा। दाब मतलब होता है प्रेशर, दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। देखो समय का यूनिट होता है सेकंड, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। विद्युत धारा का जैसे एम्पियर, जैसे बल का न्यूटन। तो समय जैसे सेकंड से रिलेटेड है तो दाब का मात्रक मालूम क्या होता है, प्रेशर का मात्रक क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं पहले बताओ, पास्कल। दाब या प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पे कि अगर बोलते हैं समय अगर रिलेटेड है सेकंड से, समय किससे रिलेटेड है तो सेकंड से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऊर्जा होती है उससे क्या रिलेटेड होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, यानी एनर्जी का जो यूनिट होगा, एनर्जी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। दो सबसे पहले क्या है कि हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके यूनिट प्लेस वाले, यूनिट वाले। तो यूनिट वाला मतलब हो गया कि अगर आपको यूनिट पता है तब तो ठीक, अगर यूनिट नहीं पता है तो आप यूनिट को थोड़ा सा याद करें, क्योंकि क्वेश्चन यूनिट से भी रिलेटेड मिल जाते हैं। विद्युत धारा का जैसे एम्पियर होता है ना, बल का जैसे न्यूटन होता है, दाब का जैसे पास्कल होता है। तो ऊर्जा का जो होता है वो क्या होता है पहले बताओ, जूल होता है, यानी कि जूल उसका एक मात्रक होता है, उसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन में कह रहा है जैसे समय अगर रिलेटेड है किससे, सेकंड से। अगर समय सेकंड से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहां पे शक्ति का मात्रक क्या होगा, यानी कि पावर जो होगी उसका यूनिट क्या होगा। तो शक्ति का जो मात्रक होता है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको आपको बताना है। जिस प्रकार समय सेकंड से रिलेटेड होता है उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है शक्ति जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी। तो शक्ति का अगर मात्रक की बात करें, शक्ति की अगर उसकी बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है क्या, वॉट। शक्ति का यूनिट क्या होती है, वॉट होती है ना। जैसे क्वेश्चन क्या बात करें, जैसे समय रिलेटेड है किससे पहले बताओ, आपके सेकंड से, तो शक्ति किससे रिलेटेड होगा, आंसर क्या आएगा, वॉट। क्वेश्चन में कह दे अगर समय रिलेटेड है किससे, सेकंड से, समय किससे रिलेटेड होगा, सेकंड से। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट। जिस प्रकार समय सेकंड से रिलेटेड है
तो उसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन निकाला, समय रिलेटेड है सेकंड से, विद्युत धारा किससे रिलेटेड होगा? एम्पियर से। समय रिलेटेड है सेकंड से, तो बल किससे रिलेटेड होगा? न्यूटन से। समय रिलेटेड है किससे? सेकंड से, तो दाब किससे रिलेटेड होगा? पास्कल से। समय रिलेटेड है किससे? आपसे कह रहा है सेकंड से, तो ऊर्जा किससे रिलेटेड होगी? जूल से। समय रिलेटेड है किससे? सेकंड से, तो शक्ति किससे रिलेटेड होगी? वॉट से। समय रिलेटेड है अगर सेकंड से, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? अगर आप देखें प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसको आपको पता करना है। बहुत लोग मेरे 9th क्लास 10th क्लास सब में आपने प्रतिरोध का मात्रक पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, यही आपको बताना है ना। और यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, प्रतिरोध का मात्रक आपने जो पढ़ा होगा उसे हम बोलते हैं क्या? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो आंसर क्या होगा पहले बताओ? ओम, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन आपने पढ़े भी हैं, समझे भी हैं, और आपने कई सारे क्वेश्चन यहां पे किए भी होंगे। लेकिन अब यह है कि वो बचपन में आपने पढ़े, बचपन में आपने देखा, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वही पुरानी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, अभी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है अगर समय रिलेटेड है किससे? समय रिलेटेड है आपके अगर सेकंड से। समय किससे रिलेटेड है? सेकंड से। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर समय सेकंड से रिलेटेड है, अगर समय सेकंड से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहां पे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में तीव्रता, है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यहां पे क्या? ज्योति तीव्रता की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं यहां पे ज्योति तीव्रता को लाइट इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? लाइट इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है समय सेकंड से रिलेटेड है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कैंडिला। क्या बोलते हैं पहले बताओ? कैंडिला। इसका मात्रक होता है कैंडिला, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीडी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सीडी। तो कैंडिला जो होता है सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा कैंडिला। देखो जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहां पे वो यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए हैं, इसमें यूनिट को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे अगर सोशल लाइफ का क्वेश्चन आया तो। और यूनिट के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा आपके क्या होते हैं? साइंस से भी रिलेटेड होते हैं। तो साइंस भी इससे क्या होगा? आपका फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा तैयार होगा, और लेकिन यूनिट को अगर याद कर लेंगे तो हो सकता है रीजनिंग में एक पार्ट आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। एसएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 2 नंबर। 1 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर से मेरिट रुक जाती है और मिल भी जाते हैं नंबर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पे ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस पार्ट को। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? प्रतिमा। यू नो अबाउट द प्रतिमा। प्रतिमा जो होता है वो किसी का नाम नहीं है जो दिमाग में आ रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं। प्रतिमा जो होता है उसे बोलते हैं स्टैचू, है ना, यानी बोलते हैं मूर्ति। तो मूर्तिकार जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है। किससे? मूर्तिकार रिलेटेड होता है प्रतिमा से। प्रतिमा मतलब हो गया मूर्ति, मूर्ति अगर रिलेटेड है मूर्तिकार से, तो क्वेश्चन में कह रहा है कपड़े जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? कपड़े किससे रिलेटेड होंगे? अब ये देखो प्रतिमा की बात कर रहे हैं, प्रतिमा की अगर बात करें तो प्रतिमा मतलब होता है आपकी मूर्तियां यानी कि स्टेचू। तो मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार। कपड़े को कौन? देखो अगर आप दुकान पे जाएं और दुकान पे जाने के बाद ये बोल दें कि भाई ऐसा है कि मुझे जो है कपड़े सिलाने हैं, तो कपड़े अगर आपको बनाने हैं तो ये बताओ मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। आप किसी दुकान पे जाएं मूर्तिकार के पास, उसे कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति चाहिए या किसी पर्टिकुलर की मूर्ति चाहिए, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कैसे बनती है, वो आपसे ये कहेगा उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यानी आपको उसका आकार बताना पड़ेगा। किसको? मूर्तिकार को। तो सेम कंडीशन में कपड़े का आकार कौन लेता है? कपड़े को शेप कौन देता है? मूर्तिकार। मूर्ति को शेप देता है, आकार देता है। तो कपड़ों को आकार देता है दर्जी यानी कि टेलर। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो टेलर यानी कि दर्जी, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके आंसर को हम लोग कैसे बताएंगे, और जो भी आंसर हम लोग बताएंगे उस आंसर को जो सही होगा विद लॉजिक आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पे क्या, अगला क्वेश्चन सुनना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगर बाली रिलेटेड है कान से। क्वेश्चन को ध्यान सुनना, बाली रिलेटेड है किससे? कान से। अगर बाली कान से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कलाई से क्या रिलेटेड होगा? कान से रिलेटेड है बाली, तो कलाई से क्या रिलेटेड होगा? तो ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो ऑप्शन भी देख लें इसका। इसके ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है घड़ी, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहां पे चूड़ी, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ब्रेसलेट, और चौथा आपको दे रखा है ब्रेसलेट के बाद आपको दे रखा है यहां पे कड़ा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन्हीं चारों ऑप्शन में से आंसर बताना है। बाली अगर कान से रिलेटेड है तो कलाई से क्या रिलेटेड होगा, या कलाई से क्या आंसर आएगा? देखो यहां पे क्या, बाली और कान और कलाई, और ये देखो सबसे पहले क्या है, बाली क्या है? बाली जो है वो नहीं, सुग्रीव का भाई नहीं, बाली का मतलब हो गया जो आपकी कान में जो पहना जाता है ना, इयरिंग्स। अब देखो बाली और कान की अगर बात करें तो बाली और कान का रिलेशन, कान का बाली से रिलेशन क्या है?
देखो ये जो बाली होती है ना, वो आपके एक फीमेल वर्जन का आभूषण है, फीमेल का जो है आभूषण होता है। बाली किसका आभूषण होता है? फीमेल का। नो डाउट लोगों के मन में आ रहा होगा मेल भी तो पहनते हैं, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जो आप बोल रहे मेल भी पहनते हैं, अगर पुराने जमाने की बात करें तो मेल बाली नहीं पहनते थे, मेल जो थे वो कुंडल पहनते थे। क्या पहनते थे? कुंडल। तो मेल का जो आभूषण था वो कुंडल था, लेकिन फीमेल का आभूषण जो है वो क्या है पहले बताओ? बाली। तो ऐसी कंडीशन में आजकल लोग पहनने लगे, शौक के कारण पहनने लगे, बात अलग है, लेकिन बाली का कान से जो रिलेशन है वो दोनों चीजें जो आएंगी वो फीमेल वर्जन के लिए आएंगी। तो अब अगली कंडीशन की बात करें, कलाई की बात करें, तो कलाई में एक ऐसा जो फीमेल वर्जन हो, फीमेल मतलब स्टार्टिंग में फीमेल वर्जन आया था, लास्ट में भी। क्यों? क्योंकि कलाई में घड़ी भी पहनी जाती है, चूड़ी भी पहनी जाती है, ब्रेसलेट भी होता है, कड़ा भी होता है, लेकिन अब चारों पहने जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो कलाई में फीमेल वर्जन का, देखो घड़ी जो होती है ना, मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं, घड़ी जो होती है मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं, इसलिए घड़ी को आंसर नहीं ले सकते। अगर कड़े की बात करें ना, कड़ा मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं, इसलिए कड़े की बात नहीं कर सकते। लेकिन बात करते हैं ब्रेसलेट की, तो मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं, इसलिए इसका भी नाम नहीं ले सकते। लेकिन अगर चूड़ी की बात करें, तो चूड़ी जो होता है वो केवल कौन पहनता है पहले बताओ? फीमेल। हाँ, भविष्य में मेल पहनने लगे वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी की बात करें तो अभी केवल और केवल क्या होगा? चूड़ी, यानी कि क्या जो होगा क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चूड़ी, क्योंकि ये जो होता है फीमेल वर्जन है। तो अगला आंसर जो भी बताओगे वो क्या बताओगे? फीमेल वर्जन, है ना। तो जो भी आंसर आपको बताना है वो फीमेल वर्जन के अकॉर्डिंग बताना है। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या होगा वो सुनना है यहां पे। क्या अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? रोग अगर रिलेटेड है सफाई से, रोग किससे रिलेटेड है पहले बताओ? सफाई से। अगर रोग सफाई से रिलेटेड है तो आपको यह बताना है कि दुर्घटना किससे रिलेटेड होगा? दुर्घटना किससे रिलेटेड होगा? यह किससे रिलेटेड होगी? देखो रोग और सफाई इन दोनों का आपस में रिलेशन देखना है। रोग और सफाई का अगर आपस में रिलेशन देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या, और इसी प्रकार दुर्घटना का इसका आपस में रिलेशन देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। अच्छा बताओ रोग कब होता है ये सोचो पहले। रोग जो होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें इन दोनों का आपस में रिलेशन, जहां भी सफाई नहीं होगी वहीं पे क्या होगा पहले बताओ? रोग होंगे, रोगी होंगे। जैसे आजकल देखो क्या जो आपको कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, क्या? क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस है। अगर दो लोग जितने भी, अभी इसकी दवा नहीं बनी है, इसे कोई भी अभी इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्ट करने वाली चीज ऐसी नहीं बनी है जो इसको क्या करे, इसको बेकार यानी इसको नष्ट कर सके, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? अभी तक इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें क्या कि रोग और सफाई की बात करें कि अगर आपके पास सफाई होगी, अगर आप वहां पे अपने आप को क्लीन रखेंगे, अगर आप हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो रोग ना हो तो सफाई रखनी जरूरी है ना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं 15-15 दिन नहाते ही नहीं है। अगर कुछ की बात करें, जैसे हो सकता है त्योहार में नहाए, उनका हो सकता है त्योहारों में ही खाली नहाना चलता होगा, तो केवल वही लोग वायरस से डरे जो केवल त्योहारों में नहाते हैं या जो कभी कभी ओकेशंस में नहाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम बात करें दुर्घटना की, तो रोग वही होता है जहां सफाई नहीं होती है। तो दुर्घटनाएं कहां होती है? दुर्घटनाएं कहां होती मालूम है? दुर्घटनाएं वहां होती हैं जहां पे सावधानी नहीं होती। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? सावधानी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सावधानी। जहां पे आपकी अगर सफाई नहीं होगी तो रोग होगा, जहां पे सावधानी नहीं होगी वहां पे क्या हो जाएगा पहले बताओ? आपका दुर्घटना होनी ही होनी है। तो ऐसे ही जैसे क्वेश्चन कहते नहीं है दुर्घटना घटी तो लोग कहते हैं सावधानी हटी, ऐसा नहीं है। सावधानी हटती तो दुर्घटना घटती है ना। जैसे रोग वहां होता है जहां सफाई नहीं होती, दुर्घटना वहां होता है जहां पे सावधानी नहीं होती। कहावत उल्टी नहीं बोलना, कहावत सीधी बोलनी है ना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटती नहीं है ऐसे जब तक सावधानी हटे ना। तो अगला क्वेश्चन अब दो, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो अगर आप समझ गए हिंदी में तो क्या होता है? गत अगर रिलेटेड है आगामी से, गत किससे रिलेटेड है? आगामी से। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अगर गत आगामी से रिलेटेड है तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फैब जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी, फरवरी जो होगी वो किससे रिलेटेड होगी, ये बताना है ना। 4 विकल्प आपके पास, तो 4 विकल्प में पहला विकल्प आपसे क्या कह रहा है? यहां पे लिखा हुआ है कि मार्च, अगला दे रखा है यहां पे जैन, अगला आपको दे रखा है यहां पे अप्रैल, फिर अगला आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से आंसर क्या आएगा। देखो गत और आगामी की बात कर रहा है, गत अगर आगामी की बात कर रहा है तो फरवरी किससे रिलेटेड होगा ये आपको बात करनी है ना। गत अगर आगामी से रिलेटेड होगा तो फरवरी किससे रिलेटेड होगा ये आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहां पे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो बताना है। गत अगर आगामी से रिलेटेड है तो आपको बताना है कि
फरवरी किससे रिलेटेड होगा? तो कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, पहले गत और आगामी का तो आपको नंबर पता हो कि मतलब मीनिंग पता हो कि अगर गत आगामी होता क्या है, तो गत आगामी की अगर मीनिंग पता होगी तभी आप बता सकते हो फरवरी का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहां पे क्या, वो सोचो क्या कि गत की अगर बात करते हैं तो गत जो होता है उसको हम लोग अगर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें, आपको समझाना चाहें, तो इसको बोलते हैं पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या बोलते हैं पहले बताओ? भूतकाल। और आगामी का मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब हो गया क्या पहले बताओ? भविष्य, यानी आने वाले की बात कर रहा है। अब ये सोचो कि एक तो भूत की बात कर रहा है पास्ट, एक भविष्य की बात कर रहा है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक पार्ट और भी आता है जिसे बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है क्या पहले बताओ? वर्तमान, जो आपको दे नहीं रखा है। यानी पहला वाला पार्ट जो है वो बीता हुआ है, आगामी मतलब होता है आने वाला। एक बीता हुआ, एक आने वाला, बीच में होता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, है ना। लेकिन आपको बता दें गत का एक और मीनिंग होती है जिसे बोलते हैं विगत वर्षों में। गत वर्षों में मतलब बीते हुए वर्षों में, है ना। गत का मतलब ही होता है बीता हुआ वर्ष, यानी कि जो पहले बीत चुका है। गत मतलब विगत यानी कि भूत की बात करता है। आगामी मतलब होता है फ्यूचर, जो आने वाले की बात करता है। तो बीते हुए और आने वाले के बीच में जो होता है वो होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट। तो सेम कंडीशन में अगर देखा जाए, फरवरी जो बीता हुआ है, फरवरी जो बीता हुआ यानी पास्ट की बात हो रही है, बीता हुआ है, तो ये बताओ आने वाले की बात, आने वाला मतलब हो गया फ्यूचर की बात हो रही है। तो वर्तमान में प्रेजेंट में क्या चल रहा है पहले बताओ? प्रेजेंट में चल रहा है मार्च। अगर प्रेजेंट में मार्च चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर की बात करें तो क्या आएगा पहले बताओ? अप्रैल। अप्रैल मतलब हो गया कि आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए अप्रैल, है ना। तो कंडीशन में आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा पहले बताओ? अप्रैल, यानी कि ये देखो हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है, इस पढ़ने की अगर बात करें तो हम लोगों ने क्या किया है, एनालॉजी में आपके सोशल लाइफ के पार्ट की बात की, डिस्कस किया है ना, सोशल लाइफ की। तो अब हम लोग जो करेंगे आगे, जो अगला पार्ट आएगा आपका, सेकंड पार्ट आएगा, वो आएगा आपका नंबर से रिलेटेड। और नंबर के बाद हम लोग जो आएंगे वो आएंगे किसके पहले बताओ? लेटर से रिलेटेड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सोशल लाइफ के क्वेश्चन लगाए हैं, बाकी आप लोग भी क्वेश्चन लगाते रहिए, जहां जहां थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए केवल आपको किसका यूज करना है? विकल्प का यूज करना है। तो विकल्प के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर बताना है, अपने पास से कोई भी आंसर नहीं बताना है ना। दूसरी चीज क्या है कि अब हम लोग जो अगले पार्ट में आएंगे, बाद में हम लोग मिलेंगे, तो वो सेकंड पार्ट होगा किसका? एनालॉजी का, और वो रिलेटेड होगा किससे? नंबर से। तो आज के लिए इतना ही।